हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रैक्टिस सेट 18th और आज के प्रैक्टिस सेट में हम करेंगे कुछ मिसलेनियस एमसीक्यू ऑन इंग्लिश फॉर टीचिंग एग्जाम्स। और ये सभी एमसीक्यू जो है वो आरपीएससी और यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स से लिए गए हैं और ये सारे के सारे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके अपकमिंग एलटी और लेक्चरर के एग्जाम्स के लिए। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको उत्तराखंड लेक्चरर का प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा जो इंग्लिश के भी हैं और स्क्रीनिंग के भी हैं। उसके सिवा विलियम शेक्सपियर पे आपको 100 एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं, अगर इन्हें ढूंढने में आपको दिक्कत हो रही है तो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। इसके सिवा आपको उत्तराखंड एलटी के प्रीवियस ईयर के सभी पेपर्स मिल जाएंगे। उत्तराखंड एलटी 2011, 2014 और 2018 सभी पुराने जो पेपर्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं और सिर्फ इसी चैनल पे सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आप सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखकर उन्हें सॉल्व करके अपनी जो तैयारी है वो और मजबूत बना सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मीटर इन पोइट्री मीन्स। पोइट्री में मीटर का क्या मतलब होता है? ऑप्शंस हैं स्ट्रेस्ड सिलेबल्स, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स और राइम। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। अब सिलेबल क्या होता है? सिलेबल एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें एक ही वावल साउंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो यहाँ पर ओ वाइल्ड वेस्ट विंड किसका एग्जाम्पल है? फिगर ऑफ स्पीच में पूछा है आपको। पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, ऑक्सीमोरोन और एपस्ट्रफी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, एपस्ट्रफी, क्योंकि यहाँ पर संबोधन है किसे? वाइल्ड वेस्ट विंड को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड, सो द रिपीटेशन ऑफ एल साउंड इज कॉल्ड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड, यानी कि बार बार एल साउंड रिपीट हो रहा है। इसे हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं? ऑप्शंस है अल्यूजन, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन और मेटाफर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एलिटरेशन। सो एलिटरेशन जब रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का और इसका अपोजिट होता है एजोनेंस। एजोनेंस किसका रिपीटेशन होता है? एजोनेंस होता है वावल साउंड का रिपीटेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑक्सीमोरोन। एन ऑक्सीमोरोन क्या होता है? अ पेयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस न्यू और कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में ही आपको अपना आंसर मिल जाता है, क्योंकि ऑक्सीमोरोन क्या होता है? अ पेयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस न्यू और कॉम्प्लेक्स मीनिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटोनिमी इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम मैकबेथ। सो यहाँ पर मैकबेथ से 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से किस में मेटोनिमी का यूज हुआ है ये पूछा है। तो 4 सेंटेंसेस हैं, एंड येट वुडेस्ट रॉन्गली विन, आई ड्रिंक टू द जनरल जॉय, ओ द होल टेबल, सो फाउल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन, इज ही डिस्पैच। सो मेटोनिमी क्या होती है? मेटोनिमी में हम किसी चीज़ को उसके डायरेक्ट नेम से ना बुलाकर उसी से एसोसिएटेड, क्लोजली एसोसिएटेड किसी चीज़ का नेम ले लेते हैं। जैसे कि हम अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए द वाइट हाउस कह दें तो द वाइट हाउस क्या हो जाएगा? अपने आप में मेटोनिमी हो जाएगा। सो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आई ड्रिंक टू द जनरल जॉय, ओ द होल टेबल में द होल टेबल जो है वो मेटोनिमी है, क्योंकि यहाँ पर मैकबेथ ने डिनर के लिए सभी थेन्स को बुलाया है अपने किंग बनने के बाद, और यहाँ पे वो कह रहा है आई ड्रिंक टू द जनरल जॉय, मैं तुम सब के जॉय के लिए पी रहा हूँ, ओ द होल टेबल। सो द होल टेबल कहने का मतलब उसका है कि तुम सब जो भी टेबल के चारों ओर बैठे हुए हो, यानी कि सभी थेन्स के लिए। सो द होल टेबल स्टैंड्स फॉर एवरीवन हु आर सिटिंग अराउंड द होल टेबल, इसलिए यहाँ पर मेटोनिमी होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is not a part of the structure of a classical ode। सो क्लासिकल ओड का कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है? ऑप्शंस हैं स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ, इक्लॉग्स और इपोड।
सो हम जानते हैं कि क्लासिकल ओड में तीनों चीज़ें होती हैं, स्ट्रोप, एंटीस्ट्रोप और इपोड। सो इक्लॉग इसका पार्ट नहीं होता है। इक्लॉग अपने आप में एक अलग पोयम होती है जिसे हम कहते हैं एक पेस्टोरल पोयम, और इसी को हम ब्यूकॉलिक भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फिक्शनल जॉनर। सो इनमें से कौन सी एक नॉन फिक्शनल जॉनर नहीं है? डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, रोमांस एंड मेमोयर्स। सो डायरीज अपने आप में नॉन फिक्शनल होती हैं क्योंकि इनमें सिर्फ फिक्शन नहीं होता जबकि रियलिटी भी होती है। ऑटोबायोग्राफीज में भी सिर्फ फिक्शन नहीं होता है, रियलिटी भी होती है। और मेमोयर्स में भी सिर्फ फिक्शन नहीं होता है बल्कि हमारी मेमोरीज भी होती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रोमांस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा। इनमें से कौन सा ड्रामा का एलिमेंट नहीं है? स्टेज क्राफ्ट, फीडबैक, कैरेक्टर और डायलॉग। सो यहाँ पर क्लियरली आंसर दिख रहा है ऑप्शन बी, फीडबैक कहीं से कहीं तक ड्रामा का हिस्सा नहीं होता है। स्टेज क्राफ्ट, कैरेक्टर और डायलॉग ये सभी ड्रामा में इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 19th century अमेरिकन मूवमेंट ट्रांसीडेंटलिज्म वॉज नॉट कंसर्न विथ। सो ट्रांसीडेंटलिज्म जो कि 19th century का अमेरिकन मूवमेंट है, इसमें क्या इंक्लूड नहीं किया जाता? सेल्फ रिलायंस, सुपरमेसी ऑफ इंसाइट, गोइंग बैक टू नेचर और क्रूड मटेरियलिज्म। सो ट्रांसीडेंटल जो मूवमेंट है ट्रांसीडेंटलिज्म, इसमें सेल्फ रिलायंस की भी बात होती है, सुपरमेसी ऑफ इंसाइट की भी बात होती है, गोइंग बैक टू नेचर भी इसी का हिस्सा है, लेकिन क्रूड मटेरियलिज्म ये ट्रांसीडेंटलिज्म का हिस्सा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरलिज्म इज द आइडिया और बिलीफ दैट only natural laws and forces operate in the world, only spiritual laws and forces operate in the world, only supernatural laws and force operate in the world, that neither natural laws nor spiritual laws operate in the world. तो नेचुरलिज्म का सिंपल सा फंडा है that only natural laws and forces operate in the world. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Bildungsroman is a literary genre that focuses on. So Bildungsroman एक literary genre है, ये किस चीज़ पे फोकस करती है? ऑप्शंस हैं, The coming of age of the protagonist, melodrama, myths और legends. So यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, The coming of age of the protagonist. So Bildungsroman is a German term and it focuses on the psychological and moral growth of the protagonist from youth to adulthood. तो इसे हम coming of age of the protagonist भी कहते हैं क्योंकि इसमें youth to adulthood डेवलपमेंट दिखाया होता है protagonist का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, The feminist movement in literature has not concentrated on. So जो feminist movement है लिटरेचर में वो किस चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करता है या किस चीज़ पे फोकस्ड नहीं है? सो ऑप्शंस हैं, द रोल प्लेड बाय लिटरेचर टू सपोर्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इस पे तो ये फोकस करता है। द डिफरेंस इन द वेज इन विच वर्क्स ऑफ मेल राइटर्स एंड फीमेल राइटर्स हैव रिप्रेजेंटेड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सो इस पे भी ये फोकस करता है। एक्सेप्टिंग पैट्रियार्कल नॉर्म्स एंड अडियरिंग टू दैम इन द राइटिंग्स, सो इस पे फेमिनिज्म नहीं फोकस करता है। एक्सेप्टिंग पैट्रियार्कल नॉर्म्स को फेमिनिज्म एक्सेप्ट नहीं करता है, एंड अडियरिंग दैम इन दियर राइटिंग्स, और अपनी राइटिंग में तो वो उनको बिल्कुल भी अडियर या फॉलो नहीं करता है। सो इसके बाद ऑप्शन 4 भी है, रीज़न फॉर लेसर सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन राइटर्स इन द लिटरेरी ट्रेडिशन। सो ऑप्शन डी भी सपोर्ट करता है फेमिनिज्म। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सेप्टिंग पैट्रियार्कल नॉर्म्स एंड अडियरिंग टू दैम इन दियर राइटिंग। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीफनिंग साइलेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस। सो डीफनिंग साइलेंस अपने आप में अपोजिट है, विरोधाभास है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑक्सीमोरोन। ऐसा कोई साइलेंस नहीं होता है जो इंसान को डीफ कर दे, यानी कि दो अपोजिट आइडियाज़ जो हैं वो एक साथ हैं
तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस होगी ऑक्सीमोरोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है होमर्स इलियाड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी फॉर्म। सो होमर का जो इलियाड है वो कौन सा लिटरेरी फॉर्म है? बैलेड, एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग और पिकारेस्क नैरेटिव। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एपिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेडिटेटिव और अ फॉर्मल एंड सस्टेन्ड पोएम ऑफ लैमेंट फॉर द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड। सो मेडिटेटिव और फॉर्मल एंड सस्टेन्ड पोएम ऑफ लैमेंट। सो जहाँ पे लैमेंट हो गया तो ये क्या होगी? एलिजी होगी। ओड, लिरिक और बैलेड तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ये है एक पोएम ऑफ लैमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच द ट्रूथ इज वेल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सरकाजम बाय इम्प्लाइंग द अपोजिट टू व्हाट इज रियली स्टेटेड इज कॉल्ड। सो ऐसी डिवाइस जिसमें ट्रुथ को छुपाकर उसे सरकाज्म के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है बाय इम्प्लाइंग द अपोजिट, जिसमें हम कह तो कुछ रहे होते हैं बट मतलब क्या होता है उसका एग्जैक्टली अपोजिट, तो वो क्या होती है या वो कौन सी डिवाइस होती है? ऑप्शन है सटायर, आयरनी, हाइपरबली और एलेगरी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, आयरनी। सो जिसमें हम एक स्टेटमेंट कह रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सरकाज्म बट हमारा मीनिंग जो होता है वो बिल्कुल उस स्टेटमेंट का उल्टा होता है, तो वो क्या होता है? आयरनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग अ डायरेक्ट एड्रेस इधर एन एब्सेंट पर्सन और टू अ पर्सोनिफाइड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड। सो एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम किसी एब्सेंट पर्सन को एड्रेस कर रहे होते हैं या इनएनिमेट पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को एड्रेस कर रहे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं पर्सोनिफिकेशन, एपस्ट्रफी, ऑक्सीमोरोन और ओनामोटापिया। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपस्ट्रफी। एपस्ट्रफी में हम किसी एब्सेंट पर्सन को एड्रेस कर रहे होते हैं या फिर किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को एड्रेस कर रहे होते हैं। बाकी पर्सोनिफिकेशन में हम नॉन लिविंग थिंग्स या नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाई कर देते हैं। ऑक्सीमोरोन में हम दो अपोजिट आइडियाज़ को एक साथ रख देते हैं और ओनामोटापिया एक तरीके से साउंड फिगर ऑफ स्पीच है जो साउंड्स को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लीजिंग और ट्यूनफुल अरेंजमेंट ऑफ एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल्स इज कॉल्ड। सो एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड सिलेबल्स को एक साथ एक ट्यूनफुल अरेंजमेंट में क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं राइम, रिदम, एलिटरेशन और एजोनेंस। सो एलिटरेशन एंड एजोनेंस एक दूसरे के अपोजिट हैं एक तरीके से, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? रिदम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ ट्रेजी कॉमेडी। सो ट्रेजी कॉमेडी के साथ इनमें से कौन सा फीचर एसोसिएटेड नहीं है? ऑप्शंस हैं इट डेल्ट ओनली विद द डार्क साइड ऑफ लाइफ। सो यहाँ पर ऑप्शन ए में ही हमें अपना करेक्ट आंसर मिल जाता है क्योंकि ट्रेजी कॉमेडी सिर्फ डार्क साइड ऑफ लाइफ के साथ एसोसिएट नहीं करती है बल्कि लाइट साइड ऑफ लाइफ यानी कि गुड साइड्स ऑफ लाइफ जो है उसके साथ भी एसोसिएट करती है। सो यहाँ पर जो एसोसिएटेड नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके सिवा जो तीनों ऑप्शन हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेजी कॉमेडी के साथ एसोसिएटेड होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पोइट्री इज टॉट मेनली टू, ऑप्शंस हैं बिल्ट अप स्टूडेंट्स वोकेबुलरी, improve their pronunciation, to make students enjoy poems beauty and melody, or to teach them correct spelling. So यहाँ पे correct answer होगा ऑप्शन सी, to make students enjoy poems beauty and melody. इसके बाद next question है a piece of literature which deals generally with the passing of or loss of man and the thing they value is. So जो passing of और loss of man के साथ associated है वो क्या होगी? elegy. ऑप्शन सी will be the correct answer of this question. इसके बाद next question है hagiographics are written on. So options हैं the lives of marginals, the lives of subalterns, the stylized lives of Christian saints, none of the above. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द स्टाइलाइज्ड लाइफ्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट, या हम कह सकते हैं इक्लीसियास्टिकल लीडर्स की लाइफ पे लिखे जाते हैं हैगियोग्राफिक्स।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन ही रिसीव्ड अ मॉर्टल वूंड। सो ही रिसीव्ड अ मॉर्टल वूंड में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिनिक्टकी, ट्रांसफर्ड एपिथेट, मेटोनिमी और लाइटिट्यूड्स। सो लाइटिट्यूड्स मैंने आपको भी बताया, जिसमें एक अफर्मेटिव को कहा जाता है बाय नेगेटिंग इट्स कॉन्ट्रेरी। मेटोनिमी मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। और सिनिक्टकी होता है जिसमें पार्ट रिप्रेजेंट करता है होल को या होल रिप्रेजेंट करता है पार्ट को। सो यहाँ पर करेक्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट इन मॉर्टल वूंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग रूल्स इज इनकरेक्ट। सो इनमें से कौन सा स्पेलिंग रूल इनकरेक्ट है? पहला है इफ द एक्सेंट डज फॉल ऑन द लास्ट सिलेबल द कॉन्सोनेंट इज डबल्ड। दूसरा है if the final consonant is T, it is always doubled with only one exception. तीसरा है short monosyllable never double the final consonant. और चौथा है when followed by ing the E is always dropped except when the final E is preceded by a vowel with which it forms one sound. So यहाँ पर कौन सा spelling rule incorrect है? ऑप्शन सी, शॉर्ट मोनोसिलेबल नेवर डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट। जबकि क्या होता है, शॉर्ट मोनोसिलेबल जो होते हैं वो हमेशा डबल करते हैं अपना फाइनल कॉन्सोनेंट। जैसे कि शॉप है, शॉप में शॉपिंग, जब आईएनजी लगता है तो पी डबल हो जाता है, या फिर कट है तो कट में भी टी डबल हो जाता है जब आईएनजी लगता है तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है A 14-line poem in iambic pentameters consisting of 3 quatrains and a concluding couplet is known as. So क्या कहलाती है? 3 quatrains और a concluding couplet कहलाता है शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट्स में क्या होते हैं? 3 quatrain और 1 concluding couplet, whereas जो मिल्टॉनिक सोनेट होता है उसमें क्या होते हैं? ऑक्टेव एंड सेस्टेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इन अ बैलेड अ लाइन और स्टैंजा इज रिपीटेड बट विद एन एडिशन दैट एडवांसेस द स्टोरी इट इज कॉल्ड। सो अगर किसी बैलेड में एक लाइन और स्टैंजा रिपीट होता है बट विद एन एडिशन जिससे कि स्टोरी और एडवांस हो जाती है, तो इसे क्या कहेंगे? रेफरेंशियल रिपीटेशन, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन, जस्ट रिपीटेशन और नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इंक्रीमेंटल रिपीटेशन। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और प्लेलिस्ट पे जाके बाकी वीडियोस को भी विजिट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।